सर एक मिनट भाई, सर इधर खड़ा, यहाँ ना करो, इधर आओ, साइड में छोड़, साइड में, साइड में छोड़ो। सीएम साहब आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं लाइव। नमस्ते। मित्रों, आज फरीदाबाद में सुबह से को आ गया था मैं। दिन भर में कुछ औपचारिक कुछ अनौपचारिक कार्यक्रम विषयों में आज यह पहली FMDA यानी फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी मीटिंग हुई है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे शहरों में आबादी बढ़ती है, विकास की आवश्यकता होती है, बढ़ते इस दबाव को लेकर के अलग अलग एजेंसीज जो विकास का काम कर रही होती हैं, उन सब में समन्वय बैठाने के लिए और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इनके विकास के लिए सामान्यतः एक परंपरा है, एक व्यवस्था रहती है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई जाती है। हरियाणा की सबसे पहली डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम में बनाई GMDA के रूप में, और बाद में फिर दूसरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है हमारी फरीदाबाद की बनी है FMDA। आज FMDA की पहली मीटिंग हुई है जिसमें FMDA की रचना क्या होगी ये सब सदस्यों के सामने रखा गया। FMDA के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, इसलिए मैं आज चेयरमैन के नाते से उस मीटिंग में रहा। उसमें CEO नियुक्त किए गए हैं श्री सुधीर राजपाल जी, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, और बाकी भी जितने यहाँ पर जितनी पहले से व्यवस्थाएं हैं वो सब उसमें सदस्य रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर MCF, हमारे CP महोदय और जितने भी अन्य विभागों के अधिकारी उसमें मेंबर रहते हैं। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रहते हैं। 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर आज इसमें उनकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर SS बंसल, श्री भाटिया, अमित भल्ला, मानव रचना वाले, अभी 3 की नियुक्ति की है। 3 की नियुक्ति और करेंगे। 6 यानी सदस्य उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की नियुक्ति करनी होती है। करीब 2.5 घंटे में बैठक चली
तो उसके अंदर जो निर्णय लिए गए कि जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो HSBP की हैं, चाहे MCF की हैं या HSIDC की हैं, 30 मीटर चौड़ी सड़कें या इससे ऊपर की, वो सब की सब अब FMDA के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार पानी की सप्लाई का जो सिस्टम है, खास करके जो रेन्यूअल का जो सिस्टम यहाँ पर पानी का है, या और भी इसके बाद उसका विस्तार करना होगा, उसका रख रखाव, वो सब भी FMDA के अंतर्गत आएगा। 600 mm से ऊपर की सभी सीवरेज लाइनें और सभी STPs, इनकी व्यवस्था भी FMDA करेगा। अभी इनको तुरंत जो आवश्यकता होगी वो HSBP से और MCF से स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ खास करके इनकी आवश्यकता है, वो सब उनसे लिया जाएगा। जहां तक इनकी इनकम का विषय है, लोकल बॉडीज को अभी जो 2% की स्टाम्प ड्यूटी मिलती थी, जो MCF को आती थी अभी, उसमें से 1% अब MCF के पास रहेगा और 1% FMDA को मिलेगा। इसी प्रकार जो नए लाइसेंसेस के बदले में हमको EDC मिलती थी, वो EDC पहले प्रदेश के खाते में जाती थी, वहां से भी जितनी आवश्यकता होती थी वो इन डेवलपमेंट एजेंसीज को मिलती थी। अब हमने कल तय किया है, चाहे फरीदाबाद हो चाहे गुरुग्राम हो, तो EDC का सारा पैसा अब वो केंद्रीय पूल में, प्रदेश के पूल में ना जाकर के सीधा FMDA को और GMDA को ही मिलेगा। तो एक बड़ी राशि वो इनके पास डेवलपमेंट आते वो सीधी आया करेगी। पहले साल जितने भी काम इनको स्थानांतरित किए जाएंगे, उसमें रख रखाव का खर्चा लगभग 105 करोड़ रुपया होगा। अपनी इनकम जितनी होगी, ठीक है, उसमें अगर कोई कमी पूर्ति आएगी तो प्रदेश के खाते से वो पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर रेगुलर इनकम FMDA की अपने आप चल पड़ेगी। FMDA का पूरा जो सिस्टम, पूरा ऑफिस ई-ऑफिस होगा, पेपरलेस होगा। गुरुग्राम में भी किया है, यहाँ भी उसी प्रकार से हो जाएगा। सिटी बस सर्विस जैसे गुरुग्राम में शुरू की गई है, इसी प्रकार से फरीदाबाद में शुरू की जाएगी। अभी जो गुरुग्राम की बस सर्विस है, उसी का एक्सटेंशन यहाँ किया जाएगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद की बसें चालू कर दी गई हैं, लेकिन फरीदाबाद की इंटरनल सिटी बस सर्विस भी 20 बसें वहाँ से स्थानांतरित करके और यहाँ चलाई जाएंगी, ताकि उनको एक बार चलाया जा सके। बाद में आवश्यकता पड़ने पर अपनी बसें भी FMDA को खरीदेगा। फरीदाबाद यानी जिसको हम कहते हैं कि जो नहर तक का एरिया, इसको हम पहले से ही फरीदाबाद कहते हैं, लेकिन बड़ा एरिया नहर पार और यमुना से इधर वो विकसित हो रहा है, उसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद ये किया है। और अब फरीदाबाद को और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए और जो नए सुझाव आएंगे, नई व्यवस्थाएं, कहीं ओवरब्रिज, कहीं अंडरपास, बड़े प्रोजेक्ट होंगे, वो सब भी FMDA विचार विमर्श करने के बाद उसको फाइनल करेगा। कुल मिलाकर गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद का जो हमारा स्थान है, देखा जाए तो फरीदाबाद पहला औद्योगिक हमारा नगर है। गुरुग्राम से भी पहले ये बना, लेकिन किन्हीं कारणों से गुरुग्राम आगे निकला। ये कंपटीशन चलता रहता है, स्वस्थ प्रतियोगिता चले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फरीदाबाद के लोगों को आह्वान किया है कि आप और आगे निकले, गुरुग्राम से आगे निकल सकेंगे, नहीं निकल सकेंगे, या साथ साथ चलेंगे, या इतना आगे निकल जाएंगे फिर गुरुग्राम को पीछे लगना पड़ेगा, या कोई तीसरा शहर है वो ही कम मुकाबला करेगा। क्योंकि गुरुग्राम का एक जो लाभ है लोकेशनल एडवांटेज का, वो एयरपोर्ट का है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमको भी एयरपोर्ट का लाभ मिलना चाहिए। एक प्रोजेक्ट फरीदाबाद से और जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है EPR, जिसको KGB कहते हैं, तो KGB पर एक सीधा रोड बनना चाहिए। उसकी फिजिबिलिटी के लिए भी हमने कहा है कि चौड़ा रोड, उस रोड तक अगर बनता है, वहां से फिर एयरपोर्ट भी बहुत नजदीक होगा, उसका लाभ हमें मिल सकेगा। तो प्लान जितने ऊंचे होंगे उतना ही उसको पूरा करने के लिए अवसर भी आएंगे। ये आज बड़ी जो एक पहल करके और बड़ा निर्णय लिया है,
वो आपके सामने रखा है। इसके साथ मैंने शहर में भी लगभग 1 घंटा सुबह और 1 घंटा भी शाम को 2 घंटे कुछ स्थानों का औचक निरीक्षण किया है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता था, क्योंकि फरीदाबाद का जो नक्शा है वो मेरे दिमाग में बैठा रहता है। तो आज मैंने हमारे डीसी साहब को, सीपी साहब का, मेरे प्रियजनों में आगे चलना बहुत स्थानों पर घूम के आया, बहुत सारे काफिला साथ साथ पीछे चला, उनको स्थान पर जो निर्देश देने थे वो भी दिए हैं। कठिनाइयाँ हैं वास्तव में, शहर के विकास में जो कमियां रह गई हैं वो आज मुझे तो ध्यान में आई हैं, आप लोगों को ध्यान में रही होंगी। थोड़ा यहाँ पूर्व में फाइनेंशियल की भी कुछ दिक्कत रही है, अब वो FMDA बनने के बाद कुछ हल होंगी। कुछ MCF ने भी अपने सिस्टम्स को ठीक करना शुरू किया है, IT बेस्ड सिस्टम हो गया है, जो प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित कर ली गई है, शायद 4 लाख के लगभग। क्यों यादव साहब सर, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई है ना? सर्वे 5,60,000 टोटल है। 5,60,000 प्रॉपर्टी है। सर्वे कितने का हो चुका है सर? हमारा कंप्लीट हो गया है सर। 1,30,000 का इंटीग्रेशन। जो आज से 2 साल पहले मात्र 2 लाख प्रॉपर्टीज का ही प्रॉपर्टी टैक्स आता था, अब वो 5,60,000 होने पर निश्चित रूप से उसकी आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी उसका खर्च भी होगा। तो आखिर लोगों से जो इस प्रकार का टैक्सेशन का सिस्टम होता है, वो उन्हीं की सुविधा के लिए कुछ व्यवस्थाएं खड़ी हों, सुविधाएं बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च हो, ये उसी के लिए लगाया जाता है। तो मैं समझता हूँ MCF भी अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ विवाद है, कुछ ठेका पहले दिया गया था, बाद में वो कोर्ट केस हो गया, किसी कंपनी का विवाद चल रहा है। मुझे लगता है वो भी जल्दी हल हो जाएगा, उधर से भी कुछ ऑफर आई है, कभी ठीक है इस बात को निपटाया जाए, 1-8 दिन में वो विवाद निपटेगा। वो काम जो रुके हुए हैं उनको भी दोबारा से शुरू करा दिया जाएगा, खास करके सड़कों का ही है मेनली, सड़क सीवरेज है, वो जल्दी निपटा लेंगे। मेरी बातचीत कुछ लोगों से जो बीच में बातचीत करने वाले उनसे हुई है, ताकि कोर्ट केस को खत्म कराया जाए और नए टेंडर लगा करके उस काम को करवाया जाए। CM साहब, सवाल आपके डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप पूरे दिन गंभीर रहे हैं फरीदाबाद के विकास को। तो हमेशा रहता हूँ आप जो कि शहर में थे, फरीदाबाद के तहत पूरे शहर में पूरे शहर की रफ्तार थाम दी है रेड लाइट लगा। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी क्या कोई पैमाना तय किया गया था रेड लाइट लगाने का? हर जगह पूरा शहर ऐसा बांध दिया, रफ्तार पूरी तरह से थम गई। दूसरा, एक प्रसन्नता जी बैठे मोदी मनोहर की तारीफ में होकर कई बार कहते हैं कि दोनों परेशान काम कर रहे हैं। कार है लाइन का, यहाँ से एक हाईवे निकलना है बाईपास, SSB की जो कि आपके पास भी है, लेकिन वहाँ तक अभी कब्जे नहीं हटे हैं और वो काम में देरी हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है रेड लाइट और उसमें थम गई है, रफ्तार थम गई है, देखिए रफ्तार को ठीक करने के लिए रेड लाइट लगाई जाती है। कई बार जाम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जो ट्रैफिक जैम होता है, और वो चूँकि अगर कोई बंधन नहीं हो तो बिना अनुशासन के गाड़ियाँ आगे बढ़ाते हैं, जाम लगता। तो यही फरीदाबाद है जो हमने अपने स्कूटर पर भी चल कर 2-2 घंटे 3-3 घंटे का जाम देखा हुआ है। भला चौक का एक जाम देखते थे हम दिल्ली का, 2 घंटे से पहले खुलता नहीं था, लेबरेटर स्कूटर पर भी चलने पर। आज वो सारे क्लियर हो गए हैं, विकास के साथ चीजें होती हैं। उसका पहला चरण होता है रेड लाइट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाए, और जहाँ रेड लाइट के बाद भी ज्यादा ट्रैफिक होते हैं, फिर अंडरपास, ओवरब्रिज, ये सब होते हैं। हम आज गुरुग्राम में देख रहे हैं, पहले सब रेड लाइट्स थी, लेकिन आज जैसे रेड लाइट समाप्त होकर के वहाँ सारी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। तो जैसे FMDA आया है, तो ये सब विचार करेंगे कि हाँ हम अंडरपास कर सकते हैं, काम ओवरब्रिज बना सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड का ट्रैफिक जो क्रॉस करता है, बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण से ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जहाँ तक दूसरा विषय है आपका कि दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस, उसका भी आज मैंने देखा है, क्योंकि वो शहर के अंदर कुछ पोर्शन उसका निकल रहा है, और जब शहर के अंदर से पोर्शन निकलता है तो स्वाभाविक है कि जो बस्तियाँ, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, चाहे इरेगुलर एनक्रोचमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको दूर करना कुछ स्थानों पर हो गया है, कुछ स्थानों पर चल रहा है। और मैं समझता हूँ एक बार कोई प्रोजेक्ट कंसीव कर लिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भले थोड़ा समय लगे, पूरा वो होता है। अब जहाँ जहाँ खाली जमीन है वहाँ निर्माण शुरू हो गया है, कुछ जगह पर उसको हटा दिया गया है, बाकी जगह भी परसुएशन से, और परसुएशन से नहीं हुआ तो फिर कठोरता से, कहीं किसी को मुआवजा देना होगा, किसी को
इसको रीसेटलमेंट करनी होगी। सारे काम करने के बाद वो रास्ता जहाँ जहाँ से उसका ईयरमार्क किया गया वो सारा बनता है। सीएम साहब औचक निरीक्षण किया आपने, हमने देखा कि ओल्ड फरीदाबाद के इलाके में आपका औचक निरीक्षण रहा, नाइटी में आपका रहा, बड़कल में रहा, बल्लभगढ़ भी रहा। बल्लभगढ़ में रहा। तो क्या इसमें क्या देखा आपने, क्या स्पेशल चीज़ थी और जो कमियां आपको मिली वो कब तक दूर करने के आदेश हुए? आप देखिए, एक तो कोऑर्डिनेशन की मुझे कुछ कमी ध्यान में आई है कि कहीं सीवरेज का काम हुआ नहीं है। पहले सड़क बन गई और सड़क बनने के बाद फिर सीवरेज शुरू हो गया, तो सड़क टूट गई, फिर सड़क बनानी पड़ेगी। तो ऐसा जो कोऑर्डिनेशन है वो मैंने सब आज ध्यान कराया अधिकारियों को, लेकिन उसमें कई बार अलग अलग विभाग जो काम करते हैं वो इसमें कमी छोड़ देते हैं। कहीं कहीं प्राइवेट जो काम चले हुए हैं या पहले से हुए हुए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में कमी आती है। कहीं यहाँ पाइप लाइन है, कहीं गैस लाइन है, वो भी अंदर से चला हुआ है। तो पहले सारा एरिया खाली होता था। आज से 15 साल 20 साल पहले जितनी खाली जमीन थी उसमें सब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आज वहाँ सब आबादी हो गई, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पुराने को तोड़ना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, वो सारी समस्याएं हैं। इसीलिए FMDA जो बनाया गया, तो FMDA में अब ये सब चीजें रिमोट सेंसिंग से पहले से ध्यान कर लिया जाएगा कि कहीं कोई चीज नहीं बनानी है, वहाँ पहले से क्या चीज है, तो डीप 3 मीटर 4 मीटर डीप तक भी वो सेंसिंग करते हैं। आज उसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ है, IT जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसी में FMDA एक पूरा एक कंट्रोल रूम जिसको कहना चाहिए, क्या उसको ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, वो सारा भी बनेगा जिसमें पूरे शहर के ऊपर सब सामान्य गतिविधियां उसको भी ध्यान रखेंगे। और जितना सैटेलाइट के माध्यम से चीज़ों को खास करके जो इलीगल एक्टिविटीज एनक्रोचमेंट्स होती हैं उसको भी ध्यान रखा जाएगा। और जो अभी फ्री स्टाइल सबके लिए था वो कम से कम आगे ना हो, और जो हो चुका है उसको कैसे रेगुलराइज किया जाए इसके ऊपर में काम होगा। लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सर, आपने पुराने फरीदाबाद की बात की, अपने समय को याद किया, जिस तरह से गुड़गांव से पिछड़ गया है, अब ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज का, कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी जोर दिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट का एक प्रोजेक्ट था, वो आपने चंडीगढ़ में घोषणा की थी। फरीदाबाद में ऐसा क्या बड़ा प्रोजेक्ट है जो इसकी खोई हुई पहचान को दिला सकता है, जो आपकी सरकार आने वाले दिनों में कर सकती है? सोच अच्छी है, लेकिन ये प्रोग्राम वन साइडेड नहीं होता। वन साइड तो 50% होता है, पूरा होना तो 2 साइड करना पड़ता है। तो एक आदमी कोई किसी के रिश्ते के लिए गांव चला गया, ढूंढ रहा था रिश्ता, लड़की का रिश्ता, किसी लड़के का कोई पसंद आ जाए, कुछ हो जाए, 2 दिन घूम घाम के वापस आया, तो जैसा रिश्ता करने जाते हैं तो पिताजी ने उससे पूछा, बेटी के पिताजी ने रिश्ता हो गया कि 50-50 है। 50-50 कैसे है? ये कि हम तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला कोई नहीं जा रहा। ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट का विषय होता है ये हमेशा सामने वाले की भी इच्छा हो, हमारी इच्छा तो है ही है, लेकिन सामने वाला भी अपने डेस्टिनेशन को ढूंढता है कि कहाँ उसको सुविधाएं हैं। आज जो डेस्टिनेशन सुविधाएं गुरुग्राम के क्षेत्र में है वो अभी फरीदाबाद में नहीं है। जैसे ही फरीदाबाद में वो सब सुविधाएं हो जाएंगी तो स्वाभाविक है, दिल्ली के निकट है, अब गुड़गांव जितना एयरपोर्ट से नजदीक उतना तो ये नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जेवर का लाभ यहाँ उठाया जा सकता है, वो जब लाभ होगा तो ऐसी सब चीजें भविष्य के गर्भ में है। बहुत जल्दी यहाँ भी उसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लोग आएंगे जैसे बाकी क्षेत्रों में आ रहे हैं। सर, लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि फरीदाबाद में भी आसार हो सकते हैं लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के, जैसे दिल्ली में लगा हुआ है, फरीदाबाद में आसार दिखे आपको? आपने निरीक्षण भी किया है, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सावधान जरूर रहना चाहिए, कोई भरोसा नहीं। और लॉकडाउन को लेकर मैं ऐसा भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ कि किस जगह पर कोरोना पहले आ जाएगा, कहाँ बाद में आएगा, लेकिन कहीं भी आ सकता है। इसलिए हम सब लोगों को सावधानी बरतना। और जो पहले एक बार पीक आया था उस समय हमने कई बातें की थी, बैठ करके निर्णय किए थे, आपके सुझाव भी आए थे कि मास्क लगाना चाहिए, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग वो रखनी चाहिए, हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, गैदरिंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, कुछ पैनिक भी ज्यादा हो गया था उस समय, हमने अपने सारे बाजार भी बंद कर दिए, लॉकडाउन कर दिया, इंडस्ट्री बंद हो गई, सब उससे नई एक समस्या खड़ी हो गई थी। हमारा जो आर्थिक तंत्र है वो भी बिगड़ गया, एक एट स्टेक। हमें जो 2-2.5 महीने में बिगड़ा था ठीक करने के लिए 3-4 महीने लग गए थे। इस बार कम से कम हम चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, बाकी सावधानी सारी बरतनी चाहिए। जितना भी हम इसके फैलाव के जो तरीके हैं कोरोना के उनको रोक सकेंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। और इसमें एक मेरा कहना कि ये केवल सरकारें ही करेंगी ऐसा नहीं है,
इसमें पब्लिक से भी अपेक्षा है, सब इंडिविजुअल से भी अपेक्षा है कि वो अपने आप को भी बचाए, अपने परिवार को बचाए, अपने साथियों को बचाए। इसकी सावधानी बरतनी जरूरी है। नई खेल नीति पर आपकी जो सरकार है, नई खेल नीति पर हाँ, आप क्या कहते हो? सीएम साहब एक मिनट सर, नई खेल नीति पर खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है, अरे वाह। क्या कहेंगे? तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहा। खिलाड़ी से बात नहीं, मेरी भी बहुत बात होगी। नहीं, कल भी बात, जो खिलाड़ी आए हैं, मनु भाकर है, राजपूत है, तो वो ओलंपिक्स में जा रहे थे, वो आशीर्वाद लेके गए हैं। आपका कहना, मेरा कहना जरूरी नहीं कि एक हो। यही बात है सर, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो नई खेल नीति है कि नए खिलाड़ी जो है, जो ओलंपिक स्तर पर कहीं भी खेल के आएंगे, वो डायरेक्ट डीएसपी के पद पे या उनके पदों पर नहीं दिए जाएंगे, उसके बारे में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि मनोबल ही टूट गया है। सर, अब जब एक नौकरी नहीं मिलेगी, बात आपका प्रश्न है, प्रश्न की तरफ पूछो, उत्तर ना डालो मेरे दिमाग में। सर, ग्रेटर फरीदाबाद की आपने बात देखिए, ये नीतियां समय समय पर बनती हैं। जब कभी डीएसपी की, एससीएस की नीति बनाई गई, बिल्कुल पहली बार कभी बनाई थी, उससे पहले तो नहीं थी। कुछ समय के बाद अनुभव आते हैं। अनुभव ये आए हैं कि पुलिस फोर्स में रेगुलर रिक्रूटमेंट डीएसपी करना ये खिलाड़ियों के लिए भी कठिन साबित हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कठिन साबित हुआ। आज वो डीएसपी तो बने, लेकिन डीएसपी के डीएसपी हैं, उनके समय के उस समय के साथी कई एसपी बन गए, एसएसपी बन गए, डीआईजी बन गए। वो क्यों नहीं बने? वो खेल के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहे। डीएसपी के बाद रेगुलर ट्रेनिंग होती है, रेगुलर उनका फील्ड का काम होता है, वो नहीं कर पा रहे। तो केवल उनको एक आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने के नाते वो तो पसंद हुआ, लेकिन डीएसपी और एससीएस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो खिलाड़ी हमारे वो नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने उनको एक क्लास का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उसी लेवल की सैलरी की नियुक्तियों का प्रारंभ किया है। नाम केवल बदल दिया, डीएसपी और एससीएस नहीं रहेंगे, उनका सैलरी स्ट्रक्चर वही रखा है। वहाँ डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे, डिप्टी डायरेक्टर बनने के बाद चाहे खेल खेलेंगे चाहे खेल खिलाएंगे। किसी भी विभाग में जहाँ आवश्यकता वहाँ जाके उनका काम लेंगे। वो शिक्षा विभाग में आवश्यकता हो सकती है, वो ग्राम विकास में आवश्यकता हो सकती है, वो पावर डिपार्टमेंट में आवश्यकता हो सकती है। 5-6 डिपार्टमेंट है जहाँ बड़ा स्टाफ है, वहाँ टीमें तैयार करते हैं। खेल को प्रमोट करने के लिए इन मेडल जो वाले खिलाड़ी हैं उनका ज्यादा उपयोग है। सीएम साहब, डेवलपमेंट की बात की आपने, रेवेन्यू की बात की आपने। फरीदाबाद में नगर निगम जो है वो रेवेन्यू के नाम पर आर्थिक तंगी से जूझता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर 200 करोड़ का घोटाला कर देते और 1 साल के लगभग उसकी जांच चलती रहती है, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में एफएमडीए के जो डेवलपमेंट होंगी उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जांच, इतना बड़ा घोटाले की जांच एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर होनी चाहिए ताकि बाकी अधिकारियों को, ठेकेदारों को सबक मिले? मुझे नहीं पता कि कितने समय पहले शुरू हुई, क्या हुई, लेकिन जब से हमको ध्यान में आया है तब से विजिलेंस भी उसके ऊपर सारा शिकंजा कसे हुए है। उन लोगों को हमने तो क्या क्या इसके रिजल्ट्स है जो ये लास्ट 2 ईयर से तो है ही। एक इंक्वायरी रिपोर्ट हमारी डिपार्टमेंटल की वो कुछ पार्टी कंप्लीट हो गई थी, उसमें हमने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी थी। बाकी विजिलेंस काफ़ी तेजी से उस पर काम कर रही है और डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी सर आगे बढ़ी है, दोनों कारण। वही कर रहा हूँ कि जब तक जानकारी नहीं होती हमें तब तक वो रुक सकता है, लेकिन अब जब हमें जानकारी मिल गई है उसको फास्ट कर दिया है और उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मार्क कर दी है, बहुत जल्द उसकी परिणाम है। सर, आपने ग्रेटर फरीदाबाद की बात की, तो ग्रेटर फरीदाबाद का प्रारूप क्या होगा? एक नया नाम आप देने जा रहे हैं आज फरीदाबाद को, तो वो प्रारूप क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा? कुछ ऐसा उसका खाका तैयार किया? एक उत्साह होता है कि हमने कोई एक नई चीज का निर्माण किया है। अब पता तो तब लगेगा जब उसके ऊपर काम हो जाएंगे, और काम करने वाली कई एजेंसियां हैं। जैसे मानो आज हमने एफएमडीए की बात करी है, एफएमडीए का परिणाम जीएमडीए का परिणाम के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा परिणाम है। आज ही जैसे एक नया सुझाव आया कि फरीदाबाद जो है 3 पट्टियों में बना हुआ है। 3 पट्टियां क्या? एक लाइन से इधर जहाँ बैठने कोई पुराना जो यानी इसको एनआईटी के साथ ये बाकी जो इंडस्ट्री एरिया हो गया, एक लाइन से उधर और नहर से इधर, जिसमें ओल्ड फरीदाबाद, अजरौंदा, दुर्लभगढ़ ये सारी बेल्ट हो गई, कई सेक्टर है उसके अंदर। एक नहर के पार, वो भी अपने आप में एक लंबी लाइन है जमुना के और नहर के बीच में। अब पहला विषय आया कि क्या ये एक शहर है 3 है? 3 तो नहीं है, एक ही है। तो इसको क्यों नहीं हम इस ढंग से विचार करें कि इसको इस क्रॉस में भी जोड़े। अभी तो लेंथ वाइज जुड़े हुए हैं, अब क्रॉस से भी जोड़े, चाहे वो फ्लाईओवर बना के जोड़े, अब एक ओवरहेड जो रोड रहती है उससे जोड़े, अंडरपास से जोड़े, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने में तभी एनआईटी का व्यक्ति जाकर के और सेक्टर 180
165 में जाएगा, 162 में जाएगा, 250 सेक्टर हो गए। इतना बड़ा विशाल वो हो गया, एरिया में गुड़गांव से भी ज्यादा है, पॉपुलेशन में भी ज्यादा है। तो इसलिए इसका एक सम्यक विकास करने के लिए ये योजनाएं एक एक करके शुरू होगी। और ग्रेटर नोएडा माने एक बहुत बड़ा एरिया है, ग्रेटर फरीदाबाद। तो ग्रेटर फरीदाबाद एक बहुत बड़ा एरिया है, उसका एक अलग नाम से, जैसे दिल्ली और नई दिल्ली, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो ऐसे अलग नाम से होगा, तो उससे अलग से विकास करने में जरा सैद्धांतिक आपने आज निर्णय ले लिया कि आज सूचना दे दी। सीएम साहब, आपने ये कहा कि गुरुग्राम से ज्यादा एरिया फरीदाबाद जी, तो आपका आशीर्वाद भी ज्यादा चाहिए। आपने कन्वेंशन सेंटर में कहा था कि मेरा जुड़ाव फरीदाबाद से ज्यादा है, तो आपका आशीर्वाद भी ज्यादा चाहिए। मैं पहले से ही ज्यादा दे रहा हूँ। सर बिजली विभाग गुरुग्राम के मेट्रोपॉलिटन यानी नगर निगम को उन्हीं की कमाई से वो चल रहा है, हमने एक पैसा नहीं दिया। और हमने इससे पिछले साल और जब तक आवश्यकता रहेगी आगे भी, लेकिन इच्छा यही है कि हर बेटा कमाऊं बने। सर बिजली विभाग 4 महीनों का एडवांस बिल वसूल रहा है, जनता परेशान है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिजली और बिजली बिल जब वापस देने जाते हैं कहते हैं 4 महीने के एडवांस लेके आओ, नहीं तो जाओ। मतलब जो बिल है वो तो ले लो, एडवांस लेते रहना आप स्वयं पीड़ित हैं क्या? जी बिल्कुल, पूरा सर शहर पीड़ित है। इसीलिए आप पूरा शहर पीड़ित है। बिल्कुल सर। देखिए बिजली के जो बिल होते हैं वो एक साइकिल का बिल आता है, फिर दूसरे साइकिल का समय निकलता है, उसका बिल भरने की डेट्स आती है। ये बहुत पहले से, आज से नहीं, कम से कम 20 साल पहले से एक निर्णय है कि सिक्योरिटी के नाते से 2 जो बिल के साइकिल है उतना पैसा एवरेज के रूप में सबसे सिक्योरिटी ली जाए। अब प्रारंभ में किसी की 500 रुपए थी, किसी के 1000 रुपए थी, किसी की 2000 थी। डिपार्टमेंट को ये कठिनाइयां आने लग गई कि लोग बिजली का बिल भरते नहीं थे, कट जाता था, कटने के बाद फिर वो डिफॉल्ट हो जाता था, और उसके बाद यानी क्या चला जाता था उसके अंदर, फिर वो नए नाम से कनेक्शन लेते थे। चालाकियां तो सब कर ही लेते हैं। अब डिपार्टमेंट ने तय किया कि नहीं, उसी नियम को रखेंगे, जो आज का बिल का पेमेंट है, जिसका भी जितना भी आता है एवरेज, उसका 2 साइकिल का हम सिक्योरिटी जो है वो उसको लें। अब बिल आज काफी हो गए हैं, पहले से अपेक्षा में 4 गुना हो गए हैं, तो बिल 4 गुना हो गए तो सिक्योरिटी भी 4 गुना होगी। अब वो बिल तो शायद इसलिए नहीं चुकता कि रोज सबको एसी भी चाहिए, रोज सबको सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी चुकती है। सिक्योरिटी ना चुभे इसके लिए हमने उसका व्यवस्था पहले से है, अभी भी वो चालू रखी हुई है कि उसका इंटरेस्ट मिलता है। जो सिक्योरिटी होती है बिना ब्याज के लिए, हाँ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल ही है बिल्कुल। और हर बिल के साल में एक बार उसका रियम्बर्स होता है, उसका जो इंटरेस्ट है। जहाँ तक ज्यादा एक साथ सिक्योरिटी की बात आई है, तो हमने डिपार्टमेंट से निर्णय करवाया है कि इसको एक साथ न लें, अगले साल 4 किस्तों में 25-25% करके ले लें, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। एक आध दिन में इसका नोटिस जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात की है मोदी जी ने, लेकिन देखा जा रहा है सर गरीबों को ही ज्यादा इसमें, जहाँ झुग्गी है यहाँ पे तोड़फोड़, जहाँ जिसके पास पैसा है सर वो पैसा देके अपना मकान बचवा लेता है, लेकिन गरीबों को ही बाहर ज्यादा सर, कहीं ना कहीं गरीब सारे ही मर रहे हैं सर। लॉकडाउन में भी गरीबों पे भार पड़ी, हर तरीके से मिडिल क्लास मैन भी अगर उसका वो सर पूंजी बना के कैसे भी मकान बनाता है, लेकिन उसको तोड़ दिया जाता है। 20-20 साल 30 साल के मकान तोड़। आपका प्रश्न कम है, विचार ज्यादा है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना इतना अच्छा विचार है, लेकिन सर गरीब आदमी नहीं मरता है। सवाल हो गया नहीं, सवाल नहीं है, आपकी भावनाओं का नहीं है, भावना अच्छी है तो उत्तर देना दोस्त सर फरीदाबाद की शान भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है। समाज के अंदर गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय सब लोग, गरीब की सहायता करना ही हमारे झंडे में है, हम उसकी सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री ने जैसे हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबको आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की है वो इसलिए शुरू की है, उसकी हमने प्लानिंग बनाई है। अभी तक जो आवास बनाने का काम है कई डिपार्टमेंट के पास था, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के पास था, वो ग्राम विकास के पास था, वो हाउसिंग बोर्ड के साथ था। हमने सब की योजना इकट्ठी बना करके अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, हाउसिंग फॉर ऑल। लेकिन सर जितने भी हाउसिंग फॉर ऑल, अब ये डिपार्टमेंट अभी नया बना है, इस बार से भी अप्रैल से काम करना शुरू करेगा। हम उसके लिए हर एक का यानी एक परिवारों की पहचान, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं कि किस परिवार के पास मकान है, किसके पास नहीं है। इससे पहले भी एक बार सर्वे हुए हैं,
लेकिन उन सर्वे में गड़बड़े क्या हुई है, जिसके पास मकान नहीं था उसको नहीं मिला, जिसके पास पहले से ही 2 थे वो भी अपना दर्ज करा करके मैं आवास भूमिहीन हूँ या घर विहीन हूँ, और वो भी एक और ले गया। हम दोबारा से सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे कराने में जो बिल्कुल ही ऐसे होंगे सबसे ज्यादा गरीब, सबसे पहले उनकी व्यवस्था देखेंगे, तो उनको मल्टी स्टोरी बना कर देंगे, एक स्टोरी करके देंगे, या अगर थोड़ा बना सकने वाला होगा तो उसको प्लॉट देंगे। लेकिन जहाँ जैसी जमीन उपलब्ध होगी वैसी, आज सबसे बड़ा संकट हमारे पास जमीन का है। कुछ प्रदेशों ने इन सीटू कार्यक्रम शुरू किए हैं, मुंबई ने, दिल्ली ने, बड़ी बड़ी जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो इन सीटू कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए हैं। हमने भी उसका अध्ययन करना शुरू किया है। लेकिन जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में फ्लैट बहुत बने हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फ्लैट्स हैं? आशियाना, हाँ, तो ऐसे कितने फ्लैट है हमारे पास? 3200 के आसपास फ्लैट्स हैं दोनों, खाली पड़े हैं 3200। हम वो जो झुग्गी झोपड़े वाले उनको कहते हैं कि आप यहाँ से छोड़ो, वहाँ जाओ, अपनी पर्ची कटाओ। लेकिन समस्या क्या होती है, जो आदमी जहाँ बैठा है ना, वो कहता मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, नहीं बैठूंगा मैं। अब उसको कौन सा आनंद आ रहा है मालूम नहीं, या तो उसको घर के यानी कोई उसके काम के नजदीक है, या उसको सड़क के नजदीक है, किनारे है, वहाँ थोड़ा सा आगे पीछे होगा कहीं। जिसको मकान चाहिए उसको थोड़ा सा आगे पीछे तो जाना ही पड़ेगा, बिना पैसे के चाहिए। पैसे वाला तो अपनी पॉलिसी खरीदेगा या खरीदेगा। लेकिन ये धीरे धीरे समझा कर हम सब करेंगे। ये जो आज मैं बाईपास के ऊपर गया था, तो बाईपास को पहले बहुत झुकियाँ होती थी नहर के और बाईपास के बीच में, लेकिन अब काफी उसमें से कम हुई है। कुछ अभी भी है, वो शायद उधर ही हमने शिफ्ट किया क्या, आशियाना में किए। फिर भी अभी 3200 मकान हमारे पास हैं, और ये 3200 बनने के बाद साथ साथ हम 5-7 हजार मकान और भी बनवा देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनवाएंगे, और उसका कोई ना कोई उनकी कमाई के हिसाब से थोड़ा किस्त जो है महीने की वो भी तय करेंगे। मुफ्त की चीज अपने पास तो रखता नहीं है ज्यादा, मुफ्त की चीज मुफ्त सरकार देता है। ऐसे ऐसे अनुभव भी हमारे पास, फ्री में मकान दिए, 1-6 महीने बाद बेच करके फिर झुग्गी बना के बैठ गए। तो इन चीजों को धीरे रोक पाएंगे, एकदम नहीं रोकेंगे। फरीदाबाद की शान और पहचान बड़कल झील का अगर स्वरूप दोबारा लौटा दिया जाए, सीमा जी ने वादा किया था, तो उसको काफी रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है, और दोबारा उसकी जो कोई पहचान। एक बहुत बड़ी कठिनाई है, वो शायद आप लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, मैं पहुंचा देता हूँ। जब कभी बड़कल झील होती थी उस समय इस सारे पहाड़ी एरिया का लोएस्ट जो एरिया था वो बड़कल झील थी। पानी सारा घूम घाम के बड़कल झील में आता था, आता भी खूब था, और उसके अंदर से जो क्रैक्स थे उसमें, क्रीक्स वगैरह, उसमें जाता भी रहता था, फिर भी भरी रहती थी। ये माइनिंग इतने अंधाधुंध माइनिंग इस इलाके में हुई। अब उस माइनिंग के इतिहास में नहीं जाना उनको, लेकिन उस माइनिंग के बाद बड़कल से ज्यादा कम से कम 8-10 झीलें ऐसी हो गई हैं जो बड़कल से भी 150-200 फुट नीचे हो गई हैं। आप इस अरावली पहाड़ी के अंदर चले जाते, माइनिंग होती थी। आज भी कितनी झीलें वहाँ, एक झील तो डेथ वैली में देखा, और इतना उसका एकदम पानी नीला पानी, बढ़िया सुंदर। अब वो आकर्षक भी इतना है कि नौजवान छलांग मारते हैं। अब वो सारा पानी आज बड़कल की स्थिति होगी, इसमें पानी डाल भी दे, हम कुछ आ भी जाता वर्षा में थोड़ा बहुत, वो बहुत जल्दी क्रीक्स में निकल करके वो झीलों में पहुंच जाता है। लगे उसमें कोई साइंटिफिक तरीका ढूंढ करके कि पानी किसी तरीके से वहां रुके। और जो हमारा STP का पानी है, कौन से एरिया का हम डाल रहे हैं, तो योजनाएं बन गई है कि 4 STP का जो पानी है उसको हम कहीं और डालने के बजाय बड़कल डालेंगे। कितना संभव हो पाएगा उसका अध्ययन वगैरह हो गया है सब, क्योंकि मानव रचना वालों ने ही उसका एक सर्वे किया और सारा उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। 20-25 लाख रुपए खर्च किया है। हाँ, पूरी टीम लगी है, तो हम उसमें लगे हैं। लेकिन कठिनाइयाँ जो आती हैं उसमें से रास्ते बाद में निकलते हैं। सर, आपका ध्यान TC की तरफ देना चाहूँगा। सर, स्कूल के बच्चे बिना पढ़ाई के घर पे बैठे हैं। पिछले 1 साल तो कोविड की वजह से बेकार गया है, और अब प्राइवेट स्कूलों का शिकंजा उनके ऊपर फंसा है। TC को लेकर बच्चों को TC नहीं दे रहे हैं वो, और पूरी फीस मांग रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने केस डाल दिया। क्या मौजूदा सरकार इस वक्त कोई हमारे पास समस्या ठोस कदम उठाएगी क्या? हमने उनको बुलाया है, बुला करके उनसे बातचीत की है। डिपार्टमेंट को जल्दी निर्णय लेने वाला है। देखिए, कठिनाइयाँ सबकी हैं, बच्चों के भी हैं, स्कूल वालों की, प्राइवेट स्कूल वालों की भी हैं। प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं मिली, उन्होंने साल भर अपने स्कूल को किसी तरीके से जिंदा रखा है। स्टाफ उनके पास भी बना ही हुआ है। सबका ध्यान रखना है, और हम बिल्कुल जैसा होता है ना, सेंसिटिविटी होनी चाहिए वाली। अगर सेंसिटिव होकर के विचार करेंगे तो उनको बच्चों का विचार करना पड़ेगा, स्कूलों का विचार करना पड़ेगा। स्कूल ये बंद हो गए
तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि सारे उन बच्चों को और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। आज गवर्नमेंट स्कूलों में 20-22 लाख बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में 22 लाख पढ़ते हैं। कुल 44 लाख बच्चा है जो इस समय पहली से लेकर के और 12वीं तक 44 लाख बच्चा, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाफ है 50%। इसलिए उनकी तकलीफ भी ध्यान में रखेंगे, इनकी भी रखेंगे। और क्योंकि कोरोना फिर से ये उभार ले रहा है, अभी तो हमने स्कूल के बच्चों के लिए क्या किया कि 8वीं तक के स्कूल जो है 30 अप्रैल तक उन्हें बंद कर दिए, इसलिए इसको सोच करके रास्ता निकालेंगे। बीजेपी की सरकार बच्चों को बिना पढ़े नहीं रहने देगी, यह आश्वासन दे सकते हैं? जैसे ही कोरोना के समय तो घरों में ही रह करके पढ़ेंगे, वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, माता पिता पढ़ाएंगे, टीवी से पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन जैसे ही कोरोना का जैसे ही काल खत्म हो जाता है, बच्चा कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसको पढ़ाएंगे। सीएम साहब बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें, मामला सर मिलाया था आपको याद है कॉलेज के अंदर। धन्यवाद सीएम साहब, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत महिला सम्मान